हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल ज्ञान में। मैं विक्रम सिंह। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 2, एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसमें यह हमारा सेशन 2 है जिसमें हम बात करेंगे। इससे पहले एक सेशन हो चुका है। इस सेशन में हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, या बात कर सकते हैं कि कांग्रेस किस प्रकार से भारत की राजनीति में एक बड़ा दल, मजबूत दल उभर कर सामने आया, या यूँ कह सकते हैं कि कांग्रेस का जो दबदबा था वो किस प्रकार से भारत की राजनीति में था, या इसकी प्रभुत्व का जो प्रकृति थी वो भारत में क्यों आई। सबसे पहले देखें, भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है भाई जिसके यहाँ एक पार्टी का प्रभुत्व रहा हो। इससे पहले भी कई देश ऐसे हैं जिनके पास एक पार्टी का प्रभुत्व रह सकता है। जैसे इसमें कुछ देश तो ऐसे थे कि जिनका संविधान अलाउ करता है कि वहाँ पे एक पार्टी हो, जैसे चीन है, क्यूबा है, सीरिया है। यहाँ का संविधान ही कहता है कि हमारे यहाँ एक पार्टी होगी। उसके अलावा कुछ ऐसे देश हैं जैसे म्यांमार है, बेलारूस है और इरिट्रिया है। इसमें एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों के चलते हुआ है। मतलब वहाँ पर कुछ स्थिति इस प्रकार की हो गई थी कि भी वहाँ पर एक पार्टी का प्रभुत्व सेना और सरकार के बीच आपस में सामंजस्य स्थापित करने के लिए करना पड़ा। इससे अलग कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर कुछ सालों में एक पार्टी का प्रभुत्व रहा। वो किसी भी कारणों से रहा, वो आज़ाद हुए, उनके यहाँ ऐसी स्थिति नहीं थी। जैसे कुछ सालों में मैक्सिको में, दक्षिण कोरिया में, ताइवान में यहाँ एक पार्टी का प्रभुत्व रहा, लेकिन बाद में यहाँ पर दूसरी पार्टियां भी सामने आई। अब इसमें भारत में भी ऐसा ही हुआ कि यहाँ भी एक पार्टी का प्रभुत्व रहा, लेकिन भारत के लिए बात अलग किस तरह से है। भारत में ऐसा लोकतंत्र की वजह से हुआ। हमारे यहाँ पहले चुनाव, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, 1952 में हुए। 1952 में कांग्रेस जीत के आई। कांग्रेस की जीत का बड़ा कारण जो था वो इसकी राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी भूमिका थी, इस कारण से कांग्रेस जीत के आई। उसके बाद 1957 में चुनाव और 1962 में जो चुनाव हुए, इन तीनों चुनावों में कांग्रेस पार्टी जीत के आई, चुनाव जीत के आई। स्पष्ट चुनाव थे, विपक्षी दलों ने भी इन चुनावों को निष्पक्ष माना। तो इस कारण भारत में एक दल के प्रभुत्व का दौर कहा जाता है, ना कि यहाँ पर अन्य कारणों से एक दल का प्रभुत्व रहा है। देखिए, यहाँ एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक, अगर हम भारत की बात करें, यहाँ एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक परिस्थितियों में कायम हुआ। अनेक पार्टियों ने मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माहौल में एक दूसरे की से होड़ की, और तब भी कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीतती गई। जैसा कि एक उदाहरण और यहाँ हमें विश्व में मिलता है, दक्षिण अफ्रीका में ऐसा ही हुआ। जो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस थी, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि लोकतांत्रिक तरीके से एक के बाद, अपनी लोकप्रियता के कारण, एक के बाद एक चुनाव वो जीतती गई। तो इसमें हम देखते हैं अब कांग्रेस के इस प्रभुत्व के मुख्य कारण क्या थे। यहाँ पर इसमें हम ये बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रभुत्व या दबदबे के मुख्य कारण। ठीक है, तो इनमें सबसे पहला कारण तो ये आ जाता है कि जो कांग्रेस पार्टी थी यह स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी हुई थी। कहने का मतलब स्वाधीनता संग्राम इसको विरासत में मिला था। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ही संगठित एक ऐसी पार्टी थी जो लोगों तक जिसकी पहुंच थी, और लोगों का इसमें विश्वास भी था आज़ादी के बाद कि इस पार्टी ने देश को आज़ाद करवाया है। दूसरी बात, आज़ादी के आंदोलन में कुछ
जो मुख्य नेता थे वो अब कांग्रेस के उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए भी लोगों का विश्वास उन नेताओं में था और उन नेताओं में विश्वास होने के कारण कांग्रेस में विश्वास उनका था। तीसरा, कांग्रेस पहले से ही बहुत सुसंगठित पार्टी थी। अभी बाकी दल अपनी रणनीति सोच ही रहे होते थे, कांग्रेस अपना अभियान शुरू भी कर देती थी। इस वजह से भी कांग्रेस जो पहले 3 आम चुनाव थे उनमें अन्य पार्टियों से आगे रही। दरअसल अनेक पार्टियों का गठन स्वतंत्रता के समय या उसके आसपास हुआ, लेकिन कांग्रेस इकलौती एक ऐसी पार्टी थी जो स्वतंत्रता से बहुत साल पहले स्थापित हो चुकी थी। ये 1885 में स्थापित हो चुकी थी और स्वतंत्रता हमें 1947 में मिली और पहला चुनाव हमारा 1952 में हुआ। तो 1985 और पहले चुनाव 1952 के बीच कितना फ़र्क है, तो कहने का मतलब ये है कि तब तक तो ये बहुत लोगों तक पहुंच गई होगी। और इसके बाद देखिए, इस पार्टी का जो स्थानीय नेटवर्क है, नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, इस पार्टी का जो स्थानीय नेटवर्क है, उस संगठन का जो नेटवर्क है वो बहुत लोकल लेवल पर भी, गांव में, कस्बों में, गरीबों तक, सब तक यह पार्टी पहुंची हुई थी और सभी को इस पार्टी में जगह थी। इसलिए भी कांग्रेस जीत हासिल करती है। अब यहाँ बात आ जाती है, ऊपर की बातों को देखते हुए कांग्रेस एक सामाजिक संगठन के रूप में और एक विचारधारात्मक संगठन के रूप में किस प्रकार कांग्रेस ने काम किया। तो जैसा कि हमने इसमें देखा कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो गई थी। उस वक्त कांग्रेस में कौन कौन लोग शामिल थे? उस वक्त कांग्रेस में नए नए शिक्षित लोग, कामकाजी लोग, शहरी लोग, व्यापारी लोग, ये सब उस वक्त कांग्रेस में शामिल थे। उस वक्त कांग्रेस में गरीब, मजदूर, किसान शामिल नहीं था। तो ये बात एक सोचने वाली है। अगली बात यहाँ आ जाती है, 20वीं सदी आते आते, कहने का मतलब 1900 आते आते कांग्रेस ने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया, या यूं कहें कि कांग्रेस प्राकृतिक रूप से जन आंदोलन, लोगों तक पहुंचना उसने शुरू कर दिया। 20वीं सदी में इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया। इस वजह से कांग्रेस ने एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप लिया और राजनीतिक व्यवस्था में इसका दबदबा कायम हुआ। शुरू में कांग्रेस में जो लोग शामिल थे वो अगड़ी जातियों के लोग थे, ऊंचे वर्ग के लोग थे, शहरी लोग थे। लेकिन कांग्रेस ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे गांधी जी की अगुवाई में, देखो कांग्रेस को अगर किसी ने जन आंदोलन में बदला है तो वो गांधी जी थे। गांधी जी की अगुवाई में जब कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन या इस प्रकार के अन्य आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, जब इस प्रकार के आंदोलन शुरू किए या उनमें भाग लिया, तो कांग्रेस का जो सामाजिक आधार है वो बहुत बढ़ गया था। गांधी जी की नीतियों के कारण कांग्रेस अब शहर से निकलकर गांव, कस्बों तक, झोपड़पट्टी तक पहुंचनी शुरू हो गई थी। कांग्रेस का एक और इसमें इम्पोर्टेंट फीचर ये है, कांग्रेस ने परस्पर विरोधी हितों के कई समूहों को एक साथ जोड़ा, जिसमें किसान भी थे, उद्योगपति भी थे, शहर के बासिंदे भी थे, गांव के निवासी भी थे, मजदूर, किसान, सब इसके साथ जुड़ गए थे। धीरे धीरे कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो विस्तृत हो गया। अब कांग्रेस में केवल शहर के उद्योगपति और अमीर लोगों का ही बोलबाला नहीं था, अब इसमें मजदूर, गांव के लोग, निम्न वर्ग, ये सब एक नेता के रूप में उभर कर आने लग गए थे। तो ये भी एक बड़ी बात है। और इसके बाद आज़ादी के समय कांग्रेस एक सतरंगे सामाजिक संगठन की तरह बन चुकी थी, जिसमें सभी वर्गों के, सभी जातियों के, सभी धर्मों के, सभी भाषाओं के लोग इसमें शामिल होने शुरू हो गए थे। इसलिए कांग्रेस को कहा जाता है कि कांग्रेस एक सामाजिक गठबंधन बन गया था, जिसमें समाज के सभी लोग शामिल हो गए थे। इसमें से अनेक समूहों ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एक में कर लिया था। कई बार यह भी हुआ कि कोई समूह अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एक साथ नहीं कर पाया, लेकिन वो फिर भी कांग्रेस से अलग नहीं हुआ। उसने अपनी अलग पहचान, अलग विचारधारा कांग्रेस के अंदर रहते हुए ही अलग तरह से व्यक्त की। और ये देखिए यहाँ पर दूसरी बात, ये विचारधारात्मक संगठन क्यों बना? हमने अभी तक पढ़ा कि यह जो था, कांग्रेस जो था, यह सामाजिक संगठन था। इस पहरे में हम पढ़ेंगे कि यह एक विचारधारात्मक संगठन था।
विचारधारात्मक संगठन क्यों बना? क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कांग्रेस की नीतियों से समर्थन में नहीं थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस के अंदर बने रहे। कांग्रेस के अंदर क्रांतिकारी भी थे, शांतिवादी भी थे, कंजर्वेटिव भी थे, रेडिकल भी थे, गर्मपंथी भी थे, नरमपंथी भी थे, दक्षिणपंथी भी थे, वामपंथी भी थे। तो सभी विचारधाराओं के लोग कांग्रेस में शामिल थे और कांग्रेस को छोड़ना भी नहीं चाहते थे। और कांग्रेस की प्रकृति भी बन गई थी कि इन सब लोगों को अपने अंदर समा लेती है। इसलिए कांग्रेस जो है वो एक विचारधारात्मक संगठन भी उभर कर सामने आया, ऐसा संगठन जिसमें सभी की विचारधाराओं को इज्जत दी जाती थी, सभी की विचारधाराओं को सुना जाता था, सम्मान दिया जाता था। इसके बाद गुटों में तालमेल और आपसी सहनशीलता। एक बात और यहाँ पर आ जाती है कि कांग्रेस किस प्रकार से अपने अंदर जो गुट थे उनमें आपसी तालमेल और सहनशीलता बनाकर रखती है, किस प्रकार से इसने इस स्वभाव को अपनाया। पहली बात यह आ जाती है कि जो लोग आए वो इस संगठन में शामिल कांग्रेस उसको कर लेती थी। इसका एक कारण था कि कांग्रेस जो है वो अतिवादी रुख अपनाने से बच जाती थी। अतिवादी रुख का मतलब भाई मैं तो किसी को शामिल नहीं करूंगी, अगर मेरे साथ कोई विचारधारात्मक मतभेद रखता है तो रखे, हम उसको शामिल नहीं करेंगे। कांग्रेस में अनेक विचारधाराओं और अनेक गुटों के लोग थे, तो इसलिए कांग्रेस जो है वो इस अतिवादी विचारधारा से बच गई और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना उसने शुरू कर दिया। दूसरा, इसमें एक मुख्य बात यह आ जाती है, अगर किसी पार्टी का स्वभाव गठबंधनवादी हो तो अंदरूनी मतभेदों को लेकर उसमें सहनशीलता और भी ज़्यादा हो जाती है। जब आप का स्वभाव गठबंधनवादी हो, कहने का मतलब जब आप एक लाइन पर न चलने वाले हों, कहने का मतलब मैं इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, उधर भी जा सकता हूँ, तो मेरे लिए इस लाइन पर चलना आसान हो जाएगा। मान लो मैं इस लाइन पर चल रहा हूँ, यहाँ पे कोई ब्रेकर आ गया या यहाँ पर कोई हर्डल आ जाता है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ होके निकल लूँगा, यहाँ से यहाँ होके निकलूँगा, तो मेरे लिए रास्ता पूरा करना आसान हो जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि मैं तो इस लाइन से ही चलूँगा, मैं इससे अलग नहीं होऊंगा, यहाँ पे कोई हर्डल आ गया, कोई खड्डा आ गया, कोई पेड़ पड़ा, तो मेरे लिए इस लाइन पर चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन हर्डल को, इन दुविधाओं को दूर करने के लिए मुझे इस तरह से कुछ करना पड़ेगा। कांग्रेस की जो विचारधारा थी वो इस तरह की थी कि कांग्रेस इन सभी मतभेदों से बच बचा के निकल जाती थी और लोगों को अपने अंदर सहनशीलता पूर्वक शामिल कर लेती थी। ये एक बहुत बड़ा इसका कारण था। अब कुछ लोग ऐसे भी थे जो कांग्रेस के विपक्ष में थे, कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस की नीतियों के विपक्ष में थे, तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर या दूसरे जगह पर चुनाव लड़ना ठीक नहीं समझा। इसलिए भी कांग्रेस का जो स्वभाव था वो गठबंधनशील था, सहनशील था। कांग्रेस पार्टी अपने इस गठबंधनवादी स्वभाव के कारण विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील भी रही और इस स्वभाव से विभिन्न गुटों को बढ़ावा भी मिला। कांग्रेस के अंदर ही विभिन्न गुटों को, विभिन्न विचारधाराओं को बढ़ावा भी मिला कांग्रेस के इस गठबंधनवादी स्वभाव के कारण, जिसका कांग्रेस को कई बार नुकसान भी हुआ और कई बार उसको इसका लाभ भी मिला। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कांग्रेस धीरे धीरे उभर कर एक पार्टी सामने आती है और इस का, जैसे मैंने आपको कहा कि कांग्रेस को कई बार इसका लाभ हुआ और कांग्रेस को कई बार इसका हानि भी हुई। अब बात करते हैं कांग्रेस को कांग्रेस प्रणाली क्यों कहा जाता है। देखो, कांग्रेस की अधिकतर प्रांतीय इकाइयां विभिन्न गुटों को मिलाकर बनी हुई थी। प्रांतीय इकाइयां का मतलब राज्यों की इकाइयां। इन राज्यों की इकाइयों में, कांग्रेस की राज्यों की इकाइयों में बहुत सारे गुट शामिल थे। ये गुट अलग अलग विचारधारा का रुख अपनाते थे और कांग्रेस एक भारी भरकम मध्यम वर्गीय पार्टी के रूप में उभर कर सामने है। दूसरी पार्टियां मुख्यतः कांग्रेस के इस या उस गुट को प्रभावित करने की कोशिश करती थी। इस तरह बाकी पार्टियां हाशिए पर रहकर ही अपनी नीतियों और फैसलों को अप्रत्यक्ष रीति से प्रभावित कर पाती थी, कांग्रेस को पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाती थी। ये पार्टियां सत्ता के वास्तविक इस्तेमाल से कोसों दूर रह जाती थी। शासक दल का कोई भी विकल्प उनके पास नहीं होता था और इस कारण से ही कांग्रेस को अपने आप में एक सिस्टम कहा जाता है। प्रणाली का मतलब होता है सिस्टम। कांग्रेस अपने आप में एक सिस्टम था। जैसे अगर मैं बात करूं, घड़ी अपने आप में एक सिस्टम है। घड़ी को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इस घड़ी को अगर आप खोल के देखें
तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको मिलेंगी जो इसको घड़ी बनाती हैं। अगर घड़ी के अंदर कोई भी मशीन कल पुर्जे ना हो और वो आपस में तालमेल से काम ना करें तो घड़ी को घड़ी नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस एक घड़ी की तरह सिस्टम था जो विभिन्न लोगों को, विभिन्न समूहों को अपने अंदर समा कर चलता था, इसलिए कांग्रेस को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है उस वक्त में। ठीक है। अब कांग्रेस के अंदर से ही विपक्षी पार्टियों का उदय हुआ। बहुत सारी विपक्षी पार्टियां थी जो कांग्रेस के अंदर से ही निकली थी, और कुछ विपक्षी पार्टियां ऐसी थी जो 1952 और के चुनाव के बाद इसमें से निकली थी। तो लेकिन किसी न किसी रूप से आज जो हमारे बीच विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस या उसके विपक्षी पार्टियां, उनका कहीं ना कहीं हम जो जन्म है या उनकी जो जड़ें हैं वो हम देखते हैं 1952, 1950, 1960 के आसपास किसी न किसी रूप में हम देखते हैं। तो इस तरह से हम कांग्रेस को उभरते हुए देखेंगे और कांग्रेस को हम उसके बाद विपक्षी दलों के रूप में भी पनपते हुए देखेंगे। देखिए, शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच में बहुत गहरा सम्मान और बहुत गहरा प्यार था। जब भारत आज़ाद हुआ और अंतरिम सरकार बनाई गई, इलेक्शन नहीं हुए थे हमारे, लेकिन सरकार अंतरिम बनाई गई जिसने संविधान सभा का काम किया और संविधान का गठन किया। इसमें कांग्रेस सरकार किसकी बनी थी? कांग्रेस की। और कांग्रेस में विपक्षी लोग भी इसके मंत्रिमंडल में थे, जैसे भीमराव अंबेडकर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, और कांग्रेस के जो जवाहरलाल नेहरू थे हमारे प्रधानमंत्री, वो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे, लेकिन उनका जो प्यार था वो सोशलिस्ट पार्टी के लोगों के साथ भी उतना ही था, जयप्रकाश नारायण के साथ भी उसका प्यार उतना ही था। तो कांग्रेस का ये जो स्वभाव था, ये कांग्रेस को यूनिक बनाता है उस दौर में। और इस कारण ही हम देखते हैं कि जो वो दौर था वो एकदम से अनूठा दौर था भारतीय राजनीति में, और इसमें जो कांग्रेस उभर कर आई वो इसी कारण से भी आई थी, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस जो थी वो सभी लोगों का सम्मान करती थी, सभी लोगों का आदर करती थी। देखिए, ये भीमराव अंबेडकर जी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, तो ये सब लोग कांग्रेस के मंत्रिमंडल में शामिल थे। इसलिए कांग्रेस एक विचारधारा के रूप में और सामाजिक रूप में उभर कर सामने आई। देखिए, सामाजिक और विचारधारात्मक रूप से कांग्रेस एक व्यापक संगठन के रूप में उभरी थी। आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस ने मुख्य भूमिका निभाई, और इस कारण कांग्रेस को दूसरी पार्टियों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़त हासिल थी। सत्ता पाने की लालसा रखने वाला हर व्यक्ति, हर हित समूह इसके अंदर समा जाता था। ठीक है। और इस तरह कांग्रेस का प्रभुत्व देश की राजनीति में सिर्फ एक दौर में रहा। हम कहते हैं कि इस प्रकार के जो लोग थे जो सत्ता पाना चाहते थे वो उसमें समा जाते थे, लेकिन बाद में अलग होकर उन लोगों ने अपनी अलग पार्टियां बना ली, और जैसे ही लोग उनके साथ जुड़े तो कांग्रेस को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया और कांग्रेस एक अलग गुट बन गया, या दूसरी पार्टियां जो थी वो एक अलग गुट बन गया था। तो ये चैप्टर यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो आपका इसको देखने के लिए थैंक यू। अब हम यहाँ बात करते हैं कुछ ऐसी पार्टियों की जो उस दौर में उभर कर सामने आई, जैसे स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो स्वतंत्रता से पहले कुछ अस्तित्व में थी, लेकिन ये पार्टी जो थी कांग्रेस के अंदर ही काम कर रही थी। लेकिन 1959 में अगस्त में स्वतंत्र पार्टी अलग हो गई। कांग्रेस, ये जो स्वतंत्र पार्टी की विचारधारा के लोग थे ये कांग्रेस से अलग हो गए, तो उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम स्वतंत्र पार्टी रखा गया। इस पार्टी के मुख्य नेता जो थे वो सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी, एन.सी. रंगा, मीनू मसानी जैसे पुराने कांग्रेसी नेता थे। अब इस पार्टी के जो लोग थे उनकी मुख्य विचारधारा क्या थी? वो लोग चाहते थे कि सरकार जो है अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करे। कहने का मतलब ये आ जाता है, सरकार जब अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करेगी तो ये पूंजीवादी विचारधारा के लोग थे।
पूंजीवादी विचारधारा के लोग थे तो किस देश की तरफ इनका झुकाव रहा होगा? अमेरिका की तरफ इनका झुकाव रहा होगा। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत का पूंजीवादी विचारधारा की तरफ झुकाव नहीं था। भारत जब आज़ाद हुआ, भारत की पहली सरकार बनी, तो भारत की पहली सरकार का झुकाव समाजवादी विचारधारा की तरफ था। तो इनका मानना था कि समृद्धि सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जरिए आ सकती है। स्वतंत्र पार्टी अर्थव्यवस्था के विकास के नजरिए से राजकीय हस्तक्षेप, केंद्रीय नियोजन, राष्ट्रीयकरण, अर्थव्यवस्था के भीतर सार्वजनिक क्षेत्रों की मौजूदगी की आलोचना करती थी। इस पार्टी का एक विचार यह भी था कि जो सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हित को ध्यान में रखकर काम कर रही है, सरकार को वो भी नहीं करना चाहिए। जो अमीर लोग हैं उन पे जो टैक्स लगाती है सरकार को वो भी नहीं लगानी चाहिए। और यह जो दल था वो अर्थव्यवस्था में खुली प्रतियोगिता को बढ़ावा देता था। यह जो दल था गुटनिरपेक्ष आंदोलन के भाई विरोध करता था और सोवियत संघ के साथ दोस्ताना रिश्तों को भी गलत मानता था। यह जो दल था संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नज़दीकी बढ़ाने की वकालत करता था। इस तरह से स्वतंत्र पार्टी में मुख्य रूप से कौन लोग शामिल थे? स्वतंत्र पार्टी में मुख्य रूप से जमींदार, राजे महाराजे, ये लोग इसमें शामिल थे। लेकिन इस विचारधारा को लेकर स्वतंत्र पार्टी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चली और लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। तो ये आपकी स्वतंत्र पार्टी की एक इंट्रोडक्शन इसमें हो जाती है। तो इसके बाद हमारे पास दूसरी आती है भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ जिसको आज हम बीजेपी के रूप में देखते हैं, भारतीय जनसंघ जिसको आज हम बीजेपी के रूप में देखते हैं, तो इसके संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उस वक्त के अपने दौर के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए मुख्य नेताओं में, जैसा कि अभी आपको मैंने पहले बताया था, ये अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में भी मंत्री थे और इसके संस्थापक के रूप में उन्होंने काम किया। और इससे पहले यह जनसंघ जो था इसकी जड़ें हम आरएसएस और हिंदू महासभा में भी देख सकते हैं। अब बात आ जाती है कि भारतीय जनसंघ दूसरी पार्टियों से किस प्रकार भिन्न है। तो भारतीय जनसंघ कहता है कि एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र पर इस जोर दिया जाना चाहिए कि भारत जो है वो एक देश हो, भारत में एक ही संस्कृति के लोग हों और एक ही राष्ट्र हो। उनका मानना था कि भारतीय जो देश है वो भारतीय संस्कृति परंपरा के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है। बेसिकली इनका कहना ये था कि भारत अपनी संस्कृति, पुराने जो रीति रिवाज हैं, विचार हैं, उनके आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। इनका एक और विचार था कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ वो गलत हुआ है, हम इसको भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कहते थे। दूसरी बात ये कहते थे कि अंग्रेजी भाषा को हटाकर हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। और इन्होंने एक विचार और रखा कि जो धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यक है उनको जो संविधान में रियायतें दी जाती हैं वो नहीं देनी चाहिए, इसका विरोध इन्होंने किया। और एक मुख्य बात इसकी थी जो वो ये थी कि 1964 में अपना जो चीन ने परमाणु परीक्षण किया था, उस परीक्षण के बाद भारतीय जनसंघ जो है वो सरकार पर दबाव कर रहा था कि सरकार अपने परमाणु हथियार बनाने शुरू कर देने चाहिए। इसलिए भारतीय जनसंघ उन दिनों में काफ़ी पॉपुलर हो गया था। देखिए इसमें क्या हुआ, भारतीय जनसंघ 1952 के चुनाव में इनको 3 सीटें मिली, 1957 के चुनाव में इनको 4 सीटें मिली। शुरुआती दौर में यह जो पार्टी थी यह हिंदी भाषी राज्यों में ज़्यादा थी, जैसे कि राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है। और इसका जो दबदबा था वो शहरी इलाकों में ज़्यादा था। और इसके मुख्य नेता जो थे वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक, इसके मुख्य नेताओं में आते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पार्टी आती है वो आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी जो बनी वो 1920 के आसपास इन्होंने अपने कार्यक्रम शुरू कर दिए थे। और
ये जो थे ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जो रूस की क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति, उससे प्रेरित थे। रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे और देश की समस्याओं के समाधान के लिए साम्यवाद की राह पर चलने की तरफदारी ये लोग करते थे। 1935 में साम्यवादियों ने, या कहें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो लोग थे, उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में रहकर ही काम किया, अलग नहीं हुए, लेकिन विचारधारा 1920 से काम कर रही थी। कांग्रेस से साम्यवादी 1941 में अलग हुए और उस वक्त साम्यवादियों ने जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन जो लड़ रहा था उसका समर्थन किया। क्यों? क्योंकि उस समय पर रूस जो है वो भी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था। ब्रिटेन और रूस जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे, इसलिए 1941 में जो कम्युनिस्ट थे वो ब्रिटेन के साथ थे। अब यहाँ पर एक बात और आ जाती है, 1942 में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि कम्युनिस्टों ने भारत छोड़ो आंदोलन का कम्युनिस्टों ने विरोध किया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का इन्होंने विरोध किया था। क्यों? क्योंकि ये लोग ब्रिटेन के समर्थन में थे। ब्रिटेन के समर्थन में इसलिए थे क्योंकि रूस ब्रिटेन के समर्थन में था। ठीक है, तो इसके साथ एक बात और यहाँ नोट करने वाली है, जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो कम्युनिस्टों के पास एक अपना मशीनरी थी, पार्टी सुचारू रूप से संगठित थी और धरातल पर लोग शामिल थे। इसलिए कहा जाता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो आज़ादी के आसपास बनी पार्टियों में सबसे मजबूत पार्टी मानी जाती है। अब यहाँ देखो मजबूती का यहाँ पर एक उदाहरण आ जाता है। पहले आम चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 16 सीटें मिली और यह सबसे बड़ी विपक्षी दल, कांग्रेस के बाद सबसे ज़्यादा सीटें अगर किसी को मिली थी तो वो कम्युनिस्ट पार्टी को मिली थी, तो सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में उभर कर सामने आई थी। इसके मुख्य नेता थे A.K. गोपालन, S.A. डांगे, E.M.S. नंबूद्रीपाद, P.C. जोशी, अजय घोष और P. सुंदरैया। तो ये लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मुख्य नेता बन गए थे। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन हो गया, टूट गई। टूटी क्यों थी? क्योंकि 1964 में चीन और रूस, चीन में भी कम्युनिस्ट थे और रूस में भी कम्युनिस्ट थे, इन दोनों की विचारधाराओं में फर्क आ गया था। तो जो सोवियत संघ की विचारधारा का समर्थन करते थे वो तो कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, लेकिन जो चीन की विचारधारा का समर्थन करते थे वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी उन्होंने बना ली। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ और आज भी ये दोनों दल भारत में कायम हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक नेक्स्ट जो दल है वो आ जाता है सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट जो पार्टी है यह कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी या एक विचारधारा थी जो कांग्रेस के अंदर रहकर ही काम कर रही थी। 1934 में युवा नेताओं की टोली जो थी उन्होंने कांग्रेस पार्टी का गठन किया और अपने आप को कांग्रेस पार्टी से अलग कर लिया। ये जो नेता थे वो ज़्यादातर परिवर्तनशील विचारधारा के थे और समतावादी विचारधारा के लोग थे। तो ये चाहते थे कि समाजवाद जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से आना चाहिए। जैसे वैसे तो हम समाजवाद में क्या कहते हैं, एक पार्टी का दबदबा होगा जैसे रूस और चाइना में, लेकिन ये सोशलिस्ट पार्टी के लोगों की विचारधारा थी कि समाजवाद जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से आना चाहिए, चुनाव के तरीके से आना चाहिए। तो इसके मुख्य नेताओं में अगर हम बात करें तो राम मनोहर लोहिया इसके मुख्य नेता थे और इसमें अशोक मेहता जी इसके मुख्य नेता थे। और सोशलिस्ट पार्टी के उसके बाद में कई टुकड़े हुए, कुछ कारणों से इसके टुकड़े हुए और इसके टुकड़ों के बाद हम देखते हैं कि किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ये सारे के सारे जो पार्टियां हैं ये सोशलिस्ट पार्टी में से निकल कर आए थे। तो इसमें और फिर मुख्य नेता इन सभी के साथ जुड़ते गए, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, S
एम जोशी, ये सब इस पार्टी की विचारधारा के लोग थे। आज अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी यूपी में, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेकुलर, सोशलिस्ट पार्टी, ये सब के सब कहीं ना कहीं इस सोशलिस्ट पार्टी से निकली हुई आज की पार्टियां हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ जो आज की मुख्य पार्टियां हैं वो उस दौर में कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही निकली हुई पार्टियां थी। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में लेसन 3, जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास की राजनीति का मतलब है, जिसका अर्थ है कि नियोजन का मतलब होता है डेवलपमेंट, प्लानिंग। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, और विकास का मतलब होता है, इसमें हम देखते हैं तो डेवलपमेंट। भाई डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए प्लानिंग किस प्रकार से ज़रूरी है, ये उस दौर में बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत महत्वपूर्ण था जब हम आज़ाद हुए थे। आज इसके बारे में, प्लानिंग के बारे में आज के समय में बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये एक ऐसी विचारधारा थी जो पुरानी हो चुकी है, नियोजन जो है वो पुराना विचारधारा हो चुका है। लेकिन जब हम आज़ाद हुए थे तो उस वक्त यह एक बहुत पॉपुलर विचारधारा थी कि विकास के लिए नियोजन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक दो उदाहरण इन्होंने दिया है, यहाँ राउरकेला का या जैसे भी उड़ीसा में दिया है, किस प्रकार से विकास की बात करें, किसके विकास की बात करें। तो उसमें एक समस्या ये भी आती है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये काम केंद्र का है, केंद्र सरकार करे, लोगों से भी संबंधित है, क्योंकि विकास करेंगे तो लोगों को भी ज़रूरत पड़ेगी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की। राजनीतिक टकराव भी इसमें हो जाते हैं, कई बार इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि राजनीति भी टकराव करती है। तो ये इस पहरे में एक दो पहलू इसके बारे में बताया गया है कि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो किन किन लोगों से जुड़ी है या किन किन पक्षों से जुड़ी है। विकास की जो धारणा है वो किन किन पक्षों के साथ जुड़ी हुई है, इस बारे में यहाँ एक बात बताई गई इस पहले पैरे में। तो हम इससे आगे बात करते हैं। यहाँ देखिए तो इसमें यहाँ इससे पहले एक दो विचारधारा समझने की हमें बात है, जैसे वामपंथी और दक्षिणपंथी। वामपंथी और दक्षिणपंथी जो है, ये राजनीति में एक बात कही जाती है कि आप किस विचारधारा के आदमी हैं, दक्षिणपंथी हैं या वामपंथी हैं या मध्य मार्गी हैं। अगर मैं बात करूं, ये दक्षिणपंथी हैं, ये वामपंथी हैं। कुछ लोग यहाँ भी खड़े हैं जो इसके दोनों के बीच का रास्ता अपनाते हैं, जिनको आप मध्य मार्गी कहते हैं। ठीक है, तो ना वो दक्षिणपंथी हैं ना वो वामपंथी हैं, बीच का रास्ता अपना लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि दक्षिणपंथी और वामपंथी क्या है। तो ये एक राजनीतिक विचारधारा है, किससे संबंधित? सामाजिक बदलाव से संबंधित। राजनीतिक विचारधारा है सामाजिक बदलाव से संबंधित, कि आप समाज का जो बदलाव है वो किस प्रकार से, किस तरह से लेके आना चाहते हैं, यहाँ पर ये बात की गई है। अमूमन वामपंथी उन लोगों को कहा जाता है जो गरीब, पिछड़े वर्ग, इनकी तरफदारी करते हैं, इनके डेवलपमेंट की तरफदारी करते हैं। वामपंथी हम उनको कहते हैं जो गरीब की, पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, उनके विकास की बात करते हैं, और सारी जिम्मेदारी कहते हैं कि इनके विकास की सारी जिम्मेदारी सरकार की है, सरकारी नीतियों की है। तो उनको हम वामपंथी कह देते हैं। दक्षिणपंथी उन लोगों को कहा जाता है जो खुली प्रतिस्पर्धा, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था, इन दो शब्दों, खुली प्रतिस्पर्धा का मतलब ये है कि जिस आदमी में अगर कुछ करने का जज्बा है, वो खुद काम करके अपना विकास कर सकता है, इसमें सरकार कुछ नहीं करेगी या सरकार उसका कोई सहायता नहीं करेगी। तो इस प्रकार की बात उसमें कहते हैं। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी जिसको हम कह देते हैं, जैसे पूंजीवाद में होता है। ठीक है, ये दो, जो दक्षिणपंथी है वो कहीं ना कहीं पूंजीवाद से रिलेटेड, और वामपंथी जो है वो समाजवाद से। वैसे इनका कोई ज़्यादा सा संबंध नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए
वामपंथी लोगों की अक्सर कही जाती है कि ये समाजवादी विचारधारा से संबंधित होते हैं, और दक्षिणपंथी की अक्सर कही जाती है कि ये पूंजीवादी विचारधारा से प्रभावित होते हैं। तो जब हम आज़ाद हुए, हमारे सामने यही दो समस्याएं थी कि भारत के विकास के लिए हमें किस रास्ते को अपनाना है, कौन सी विकास की बात हमने करनी है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे विकास की धारणाएं। तो विकास की धारणाओं में हम बात करते हैं कि भाई भारत जब आज़ाद हुआ तो उसको उस वक्त किन धारणाओं को अपनाना चाहिए था, किन बातों को अपनाना चाहिए था। किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास एक विजन होता है, एक सोच होती है। तो इस विजन और सोच पर ही सहमति हमें उस वक्त करनी थी। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास विकास के कौन से दो विजन हैं। पहला हमारे पास विकास का विजन है समाजवादी, और सेकंड हमारे पास विजन है पूंजीवादी। अब हमें यह तय करना था कि हमें समाजवादी मॉडल चाहिए या पूंजीवादी मॉडल चाहिए विकास के लिए। तो इस बात पर कोई सहमति बन पा रही थी। कोई लोग कह रहे थे कि हमें वामपंथी सोच के साथ जाना चाहिए, कुछ दक्षिणपंथी सोच के साथ जाना चाहिए, ऐसा कह रहे थे। अब सरकार का रोल आता है कि सरकार किस प्रकार इन सब में तालमेल बिठाकर अपना निर्णय लेती है। जब भी विकास की बात आती है तो हम पश्चिम के देशों की तरफ देखिए, जब हम बात करते हैं कि विकास क्या है दुनिया में, जब भी बात आएगी कि विकास कहाँ हुआ है, डेवलपमेंट कहाँ हुई है, तो हम उदाहरण देते हैं पश्चिम के देशों का, यूरोप के देशों का, और कहते हैं कि जैसा उन्होंने विकास किया है वैसा ही विकास हमारे यहाँ भी होना चाहिए। उनका जो विकास है हम उसको तीन बातों में समझ सकते हैं। अगर हम पश्चिमी विकास को समझें, पश्चिमी विकास की अगर हम बात करें तो उनको हम लगभग हम तीन तरह से उनको समझ सकते हैं। पहला है वैज्ञानिक तर्क, दूसरा इसमें है भौतिक प्रगति, जिसको हम कहते हैं कि वहाँ इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन गई, सड़क बन गई, इस प्रकार से। और तीसरा कहते हैं आर्थिक समृद्धि। तीसरा हम कहेंगे आर्थिक समृद्धि। जो पश्चिम का विकास है अगर हम उसको देखें तो इन तीन बातों में हम उनको देखते हैं। उनके जो विकास के मायने हैं वो कहते हैं कि एक तार्किक सोच होनी चाहिए, वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए, भौतिक प्रगति वहाँ पर हमें दिखती है, गाड़ियाँ दिखती हैं और अच्छी सड़कें हमें दिखती हैं, अच्छा विकास हमें वहाँ दिखता है, और एक आर्थिक रूप से वो लोग हमारे से ज़्यादा समृद्ध हैं। इसलिए अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा जो विकास है वो उनके जैसा विकास होना चाहिए। अब भारत की जब बात आती है तो हमारे पास दो मॉडल उस वक्त थे। जैसे पहला उदारवादी पूंजीवादी मॉडल था जो यूरोप के अधिकतर देशों ने अपनाया हुआ था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका यही मॉडल अपनाकर विश्व की एक बड़ी ताकत बन गया था। दूसरा मॉडल समाजवादी मॉडल था जो सोवियत संघ ने अपनाया हुआ था, और सोवियत संघ ने भी समाजवादी मॉडल की शुरुआत में बड़ी अच्छी तरक्की इन्होंने की थी। तो आप इस बातों को देखते हुए देखते हैं कि इन दोनों मॉडलों के आधार पर हम देखते हैं उस दौर में 1945 से लेके 1990 तक इन दोनों मॉडलों के दौर में इन दोनों मॉडलों ने एक एक महान शक्ति को पैदा किया। पूंजीवादी मॉडल ने अमेरिका को पैदा कर दिया और समाजवादी मॉडल ने सोवियत संघ को, जिसको आज हम रूस भी कहते हैं, उसको पैदा कर दिया था। तो इस प्रकार से दोनों मॉडल उस वक्त पॉपुलर थे। तो आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही यह सहमति बनेगी कि नेताओं की इस पसंद से यही सहमति प्रतिबंधित हो रही थी। हमने इसमें क्या बात कही कि आज़ादी, जब हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे तो उसी वक्त हमारे पास एक बात दिमाग में साफ बैठ गई थी कि हमें किन लोगों के लिए काम करना है, हमें किस अपनी आज़ादी जो हमें चाहिए वो किस आधार पर चाहिए। एक बात उनके बिल्कुल साफ बैठ गई थी आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही। उन्होंने कहा कि हमें गरीबी मिटाने, सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण का जो काम है वो मुख्य जो जिम्मा वो सरकार का होगा। कहने का मतलब ये है
हम गरीबों के हक की बात करेंगे, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं और इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा उस वक्त ही हो गया था। और ग्रामीण क्षेत्र पर और कृषि क्षेत्र का विकास हम ज़्यादा करेंगे। तो आप इस हमारे नेताओं की आज़ादी के दौरान ही जो विचारधारा बन गई थी, तो आप इसको किस कैटेगरी में रखते हैं? दक्षिणपंथी में रखेंगे या वामपंथी में रखेंगे? जो हमारी उस वक्त विचारधारा बनी, हम किस और अपनी विचारधारा का झुकाव देखते हैं? तो आप देखेंगे कि उस वक्त के नेता भी गरीब और किसान की बात कर रहे थे, मजदूरों की बात कर रहे थे। तो उस वक्त हमारा झुकाव जो था वो वामपंथी विचारधारा की तरफ ज़्यादा था। इसके बाद बात आ जाती है कि हमने विकास का एक मॉडल तो देख लिया। हमारे उस वक्त विकास के मॉडल में समाजवाद का ज़्यादा असर दिखता है, और इसमें समाजवाद की बात करें तो वामपंथी विचारधारा भी कहीं ना कहीं हमें बढ़ी हुई नज़र आती है उस वक्त के हमारे नेताओं के विचार से और उस वक्त के नेताओं के जो विकास के मॉडल थे। तो अब हम बात करते हैं कि हमने जब नियोजित विकास की राजनीति को अपनाया, जब हमने नियोजित विकास की राजनीति को अपनाया था, तो उस वक्त हमें इसके लिए कुछ योजनाओं की ज़रूरत पड़ती थी। तो हमारा सबसे पहले बात आ जाती है कि हमने इसके लिए संविधान में एक योजना आयोग का गठन किया। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई। इसका पहला जो अध्यक्ष था, इसके जो फर्स्ट अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे उस वक्त के पीएम थे। पंडित नेहरू जो हमारे उस वक्त के प्रधानमंत्री थे। उपाध्यक्ष इसके उस वक्त जो बने थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा इसके बने थे। और इसमें मुख्य काम इसका नीति जो ये हमारा योजना आयोग था जो 1950 में बना था, इसका मुख्य काम यही था कि हमारे जो नियोजित विकास की राजनीति हमने अपनाई थी और विकास के लिए हमने जो पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की थी, उनको किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, उनको किस प्रकार से आगे लेके जाना, उसकी प्लानिंग करना, तो इसका मुख्य काम था। तो अभी इसका नाम बदलकर हमने 2015 में इसका नाम बदलकर हमने इसको नीति आयोग बना दिया, और इसके कुछ काम भी हमने इसको जो अलग अलग से काम दे दिए। अब इसके जो अध्यक्ष हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जो उपाध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार हैं। उपाध्यक्ष इसके राजीव कुमार हैं। और एक इसके सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको हम कहते हैं, सीईओ हैं, वो है अमिताभ कांत। इसके सीईओ है अमिताभ कांत। तो ये एक योजना आयोग के बारे में आपको थोड़ी सी मैंने डिटेल बताई। अब बात आ जाती है कि नियोजन, प्लानिंग किस प्रकार से हम करते हैं। देखिए, विकास का जो काम है वो प्राइवेट हाथों में न देकर सरकार स्वयं करेगी। पहली बात जो हमने इस दौरान देखी कि सरकार की जिम्मेदारी सरकार विकास स्वयं करेगी। हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो विकास की जिम्मेदारी हम प्राइवेट आदमियों को दे दें, प्राइवेटाइजेशन कर दें, या फिर सरकार खुद करे। तो सरकार ने कहा कि इस विकास के जो कार्य हैं, लोगों की जो डेवलपमेंट के काम हैं, उनकी देखभाल के काम है, वो हम खुद करेंगे। विकास इस नियोजन में, प्लानिंग में हमने दूसरी बात देखी कि जो विकास है वो योजनाबद्ध तरीके से होगा। विकास जो हम योजनाबद्ध तरीके से करेंगे, ठीक है। तो तीसरी बात हम देखते हैं, ऐसा हमने क्यों सोचा, क्योंकि 1930 और 40 के बीच विश्व में एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई थी।
और इस आर्थिक मंदी में उन आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा जो पूंजीवादी मॉडल था उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था और समाजवादी मॉडल को इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। इसलिए हमने विकास के जो थे योजनाबद्ध तरीके से करने का हमने इसमें बीड़ा उठाया था। इसमें बात आ जाती है कि हमारे देश के कुछ बहुत महत्वपूर्ण उद्योगपतियों ने 1944 में 8 बड़े औद्योगिक घरानों ने मिलकर एक प्लान बनाया जिसको हम बॉम्बे प्लान कहते हैं। एक प्लान इन्होंने बनाया जिसको हम बॉम्बे प्लान कहते हैं। इस बॉम्बे प्लान का मतलब ही यही था कि हम किस प्रकार से अपने विकास के मॉडल को समाजवादी के साथ साथ पूंजीवादी मॉडल भी इसमें हम कुछ ऐड कर सकते हैं जिससे विकास को ज़्यादा रफ्तार मिलेगी, ज़्यादा मजबूती से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस बीच शुरुआती कदम हमने लिए तो हमने पंचवर्षीय योजनाएं, आपने नाम भी सुना होगा पंचवर्षीय योजनाओं का। पाँच साल के लिए योजनाएं बनानी शुरू की। जैसे शुरू में हम 5 साल देखेंगे, फिर अगले 5 साल, फिर अगले 5 साल, उनमें हमने टारगेट रखे अपने छोटे छोटे। तो जैसे हम बात करें, हमारी पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली और तीसरी 1961 से 1967 तक, 66 तक। इस बीच कुछ चीज़ें बदल गई थी तो, लेकिन पहली हमारी 3 पंचवर्षीय योजनाएं इस प्रकार से चली थी। तो हमारे जो पहली पंचवर्षीय योजना यहाँ पर आ जाती है, ये इसमें यही बात बताई गई है कि हमने पंचवर्षीय योजनाएं किस प्रकार से देखी। तो पहली पंचवर्षीय योजना अगर हम बात करें, ये 1951 से 1956 तक चली थी और इसके जो विशेषज्ञ थे, जिन एक्सपर्ट आदमी ने इसको प्लान किया था, इस योजना को पूरा ड्राफ्ट किया था, वो थे के.एन. राज। वो एक विशेषज्ञ थे जिन्होंने इसको प्लान किया था। इसके मुख्य जो बिंदु थे, पहला था गरीबी मिटाओ, हमें लोगों की गरीबी पर ज़्यादा ध्यान देना है, जो इसके उद्देश्य थे। दूसरा उद्देश्य इसका कृषि क्षेत्र का विकास, और इसका तीसरा था कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बांध बनाए जाएं, बांध व सिंचाई परियोजनाएं। इसके ये 3 इसमें मुख्य उद्देश्य हमने इसके देखे। और एक इसका मुख्य उद्देश्य इसमें एक बात और आ जाती है कि लोगों की राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जाए, लोगों की व्यक्तिगत आय में वृद्धि की जाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इसका मुख्य 3 या 4 हम इसको कह सकते हैं कि इसके मुख्य उद्देश्य थे। इसी प्रकार से दूसरी योजना आ जाती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1956 से शुरू हो जाती है और 1961 तक चलती है, 5 साल के लिए। इसमें हमने ज़्यादा जोर दिया औद्योगिक विकास पर, और इस योजना के जो मुख्य धर्ता थे वो एक महान अर्थशास्त्री थे, वैज्ञानिक थे, P.C. महालनोबिस। ये एक बहुत एक्सपर्ट आदमी थे। उन्होंने कहा कि हमें खेती बाड़ी के साथ साथ अपने उद्योगों पर भी, अपने मूलभूत ढांचे पर भी बहुत जोर देना होगा। तो इस योजना में इन्होंने बात करी ज़्यादा उद्योग की। तो इसमें हम देखते हैं इस योजना की जो सबसे पहली कोशिश थी, ये देखिए पहली कोशिश थी तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करना। संरचनात्मक मतलब हमें अपनी जो अर्थव्यवस्था थी, अपनी जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है ताकि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनमें किए गए कामों को अच्छे तरीके से लागू किया जा सके। और दूसरी थी निवेश और बचत को बढ़ावा देना, जिससे हम और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें बड़े उद्योगों में, जैसे बिजली में, रेलवे में, मशीनरी में, इस्पात में, संचार में। तो
तो ये एक इसका मुख्य कारण था। अगला इसमें देखिए कुछ समस्याएं आई, जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। प्रौद्योगिकी को हम इंग्लिश में कहते हैं टेक्नोलॉजी, तो आपको इसमें आसानी से समझ आएगा। हमारे पास ज़्यादा सी टेक्नोलॉजी उन दिनों में नहीं थी, तो इस प्रकार की हमारे सामने समस्याएं। और कृषि के क्षेत्र में भी हमारे पास कोई ज़्यादा सी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, अभी भी हम मजदूरों से काम करवा रहे थे। और खेती में बैलों के साथ हम खेती कर रहे थे, ज़्यादा से लोगों के पास ट्रैक्टर नहीं थे, इसलिए कृषि से भी हमें कोई ज़्यादा लाभ 5 से 10 सालों में नहीं मिला। तो इसके साथ हम बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की। तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें हमने जोर दिया, ये देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना, उसमें हम कह सकते हैं कि हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक जोर इस बात पर दिया कि कृषि के साथ साथ हम उद्योगों पर भी काम करेंगे, बढ़ा चढ़ाकर इसको आगे लेके जाएंगे। तो इस बीच तीसरी पंचवर्षीय योजना आते आते हमारे पास कुछ विचारधारा में ही कुछ मुख्य विवाद आने शुरू हो गए थे। और वो विवाद किस तरह के थे? वो विवाद थे कि हम योजना में कृषि को बढ़ावा दें या उद्योग को, योजनाबद्ध तरीके से हम सरकारी तंत्र को बढ़ावा दें या निजी तंत्र मतलब प्राइवेटाइजेशन को। तो इस प्रकार के कुछ मुद्दे हमारे सामने आ गए थे। तो इसमें देखिए पहला जो विवाद था वो यही बना कि कृषि बनाम उद्योग, कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कृषि पर ज़्यादा ध्यान दें या उद्योगों पर ज़्यादा ध्यान दें। तो इस तरह की बातें आई, लेकिन दोनों चीज़ें हमें करनी बहुत ज़रूरी थी। कृषि के बिना भी हम काम नहीं चला सकते थे और उद्योग के बिना भी हम काम नहीं चला सकते थे। तो ये हमें दोनों के दोनों बातों पर सामंजस्य स्थापित करके चलने की ज़रूरत थी। और एक था कि निजी क्षेत्र को ज़्यादा तवज्जो दी जाए या सार्वजनिक क्षेत्र को, निजी मतलब प्राइवेट को और सार्वजनिक मतलब सरकारी को। यहाँ भी एक बहुत बड़ी बात, यहाँ अभी दोनों के बीच हमें एक तालमेल बना के चलना था। और इस समस्या के समाधान में हमने एक चीज़ बहुत अच्छी जो थी वो ढूंढ ली थी, और वो हमने ढूंढा कि हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया। हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल धीरे धीरे करके अपनाना शुरू कर दिया कि हम कुछ अच्छी चीज़ें समाजवादी मॉडल की ले लेंगे और कुछ अच्छी चीज़ें पूंजीवादी मॉडल की ले लेंगे। और इन दोनों को मिलाकर भारत ने पहली बार दुनिया के सामने एक ऑप्शन रखा कि विकास के मॉडल में यह भी एक ऑप्शन आपके पास हो सकता है जो आपकी विकास की धारणा को बहुत आगे ले जा सकता है। तो हमने दुनिया को मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल दे दिया था। तो अब इसमें बात हम आगे करते हैं कि हम इसके मुख्य परिणाम क्या हुए। मुख्य परिणामों में इसमें बात आ जाती है कि हमारे देश में बुनियादी तौर पर कई बदलाव उस वक्त देखे गए। जैसे कृषि के क्षेत्र में हमने बहुत बड़े बदलाव किए। जो हीराकुंड भाखड़ा नंगल बांध है वो दुनिया का उस वक्त का सबसे बड़ी परियोजना थी। भाखड़ा नंगल बांध जो हिमाचल प्रदेश में है वो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी बांध परियोजना, सिंचाई परियोजनाओं में से थी। और एक हीराकुंड बांध की परियोजना उस वक्त चली थी, वो भी एक बहुत बड़ी बांध परियोजना थी। और इसमें जैसे हम बात करते हैं टाटा की, टाटा उद्योग जो है उसी वक्त पनपा था और देश का सबसे बड़ा मूलभूत उद्योग भी उस वक्त यही था। देखो भाखड़ा और हीराकुंड बांध परियोजनाएं चलाई सरकार ने, और टाटा वो एक निजी व्यक्ति था, मतलब प्राइवेट। इस बीच जैसे मैंने बात कही आपको कि प्राइवेटाइजेशन भी जरूरी था और हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। तो उसमें देखो दोनों यहाँ उदाहरण दिए गए। सरकार का काम देखो व्यवस्था बनाना था, भाखड़ा नंगल और हीराकुंड जैसी बहुत बड़ी परियोजनाएं चलाई जिससे किसानों को बहुत लाभ हुआ। और उस तरफ दूसरी तरफ उद्योगों को स्थापित करने में टाटा ने बहुत बड़ा सहयोग किया और बहुत बड़ी इसकी उन दिनों में देश की अर्थव्यवस्था को आज भी एक बहुत बड़ी भागीदारी है टाटा की। एक इसमें उस वक्त बड़ा बदलाव हुआ भूमि सुधार।
हमारे यहाँ पहले बहुत बड़े बड़े जमींदार थे, लेकिन बाद में छोटे छोटे टुकड़ों को और लोगों को वो ज़मीनें बांट दी गई, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो खेती पर निर्भर थे, जमींदारी प्रथा को समाप्त करके जो खेती पर लोग निर्भर थे उनको ज़मीन दे दी गई, जिसका आप अपने बुजुर्गों से भी कई बार हवाला सुनते हैं कि वहाँ पर ज़मीन की अदला बदली हुई थी, जिसको आम तौर पर अपने यहाँ चकबंदी भी कह देते हैं। चकबंदी जिसको हम कह देते हैं, इसमें क्या था कि जिन लोगों के छोटे छोटे खेत कई जगह बटे हुए थे, उन सारे खेतों को मिला के एक बना दिया गया था, ताकि किसान ट्रैक्टर खरीद सके, एक पानी के लिए कोई साधन उसके पास नहीं है तो बोरवेल कर सके, कुआं खोद सके। अब इतने मान लो किसी किसान की 1 एकड़ ज़मीन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है, एक यहाँ है, अलग अलग होगी, और यहाँ पर उसको अगर 4 एकड़ इकट्ठी दे दी जाए तो वो पानी का भी प्रबंध कर सकता है, खेती बाड़ी के लिए ट्रैक्टर भी खरीद सकता है और उसको फसल भी ज़्यादा होगी। तो भूमि में सुधार भी उस वक्त किए गए, जिसका परिणाम हमने बाद में देखा और बहुत अच्छे रिजल्ट इसके आए थे। इस बीच हमारे पास 1960 में एक खाद्य संकट की स्थिति पैदा हो गई थी। जैसे हम तीसरी परियोजना की बात करते हैं, हमने पहली और दूसरी परियोजना में खेती पर ज़्यादा फोकस किया था, और तीसरी परियोजना आते आते हमने खेती को कम तवज्जो देनी शुरू कर दी थी, और फिर उसमें कुछ प्राकृतिक आपदा भी आई, जैसे बिहार में अकाल पड़ गया था, बारिश नहीं हुई, कई जगह फ्लड आ गए, तो इस तरह की चीज़ें आ गई थी। तो इन सब समस्याओं से निपटने के लिए भारत ने एक और कदम उठाया, जिसको हम हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति का मतलब है खेती बाड़ी में एक क्रांति लेके आना, खेती बाड़ी में नई तकनीकों का, जैसे उन्नत बीज का प्रयोग करके, खाद का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाना, तो उसको हम हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति जो है, पानी की जो व्यवस्था थी खेती के लिए, वो हमने शुरू में कर ली थी बांधों के माध्यम से और इस तरह से। तो अब बात थी कि हम अच्छी पैदावार के लिए बेहतर क्वालिटी के बीज प्रयोग करें, अच्छा खाद हम प्रयोग करें, तो भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा हमारी जनता का पेट भरना। तो उस वक्त हरित क्रांति हमारे सामने एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे देश में था, और जिसका लाभ किसानों को हुआ। हरित क्रांति का मुख्य जो केंद्र बिंदु था वो उत्तर भारत था, और 2 फसलों पर इसमें फोकस किया गया था, गेहूं और दूसरी थी चावल, जिसको आप धान भी कह देते हैं। ये 2 फसलें बहुत इसमें पैदावार इन 2 फसलों की बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और आज भी हम देखते हैं कि पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा पैदावार इसमें बढ़ी हुई।